तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। पहला संविधान के प्रावधानों से, दूसरा नियोजन प्रक्रिया से, तीसरा राजनीतिक हितों के अंदर विरोध से, चौथा हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने की या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। पहला संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। विकल्प ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी सभी चारों। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सभी चारों। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर निर्भर करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। पहला संघ राज्यों के बीच संबंध, दूसरा राज्यों के मध्य संबंध, तीसरा समन्वय के लिए तंत्र, चौथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। ए 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2, 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर ये होगा, केवल 1, 2, 3 और 4। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? ए विधायन क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, बी वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सी प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, डी योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। आइए व्याख्या देखते हैं। म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसमें योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ए सहायक अनुदान, बी केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सी गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, डी कर सहभाजन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। आइए व्याख्या देखते हैं। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता था। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ए भाग 10 में, बी भाग 11 में, सी भाग 12 में, डी भाग 13 में। तो इसका सही उत्तर बी होगा, भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्या 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2 का 42वें संविधान संशोधन से, 92 का 6ठे संविधान संशोधन से और 92 का 46वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है तथा प्रविष्टि 33 7वें संविधान संशोधन से एवं 92 101वें संशोधन से लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है।
राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 66 है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 11, 19, 20 और 29 तथा 101वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि 52 एवं 55 का लोप किया गया, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है। अगली समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 47 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियाँ 11 का, 17 का, 17 का, 20 का और 33 का जोड़ी गई, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियाँ 52 हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। इनमें से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ए अनुच्छेद 4 तथा 5, बी अनुच्छेद 56 तथा 57, सी अनुच्छेद 141 तथा 142, डी अनुच्छेद 245 तथा 246। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 245 तथा 246। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 एवं 57 राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं, डी 9वीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, 7वीं अनुसूची। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ए 6वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 7वीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? ए केवल केंद्रीय सरकार को, बी केवल राज्य सरकार को, सी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को, डी केवल स्थानीय सरकारों को। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क प्रविष्टि 5 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजना, प्रविष्टि 20 के तहत समवर्ती सूची के विषय हैं। अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को प्रदत्त हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? ए राष्ट्रपति, बी राज्य, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी संसद। तो इसका सही उत्तर डी होगा, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ राज्यों को सौंपी गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ए संघीय सरकार को दिया है, बी राज्य सरकारों को दिया है, सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, डी न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, संघीय सरकार को दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी लोकसभा के विघटन से, सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल और सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट हैं विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 1 वर्ष। आइए व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। ए 6 माह से अधिक नहीं, बी 2 वर्ष से अधिक नहीं, सी 1 वर्ष से अधिक नहीं, डी असीमित काल तक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, सी अनुच्छेद 264 के अनुसार, डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण, उन पर विचार करने या ऐसा किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही से अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, डी क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। ए संवैधानिक, बी संसदीय कानून, सी योजना आयोग की अनुशंसा, डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। तो इसका सही उत्तर ए होगा, संवैधानिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर भी होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा आंचलिक परिषदें, चौथा अंतर्राज्यीय परिषद। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 3 और 4, डी केवल 4। तो इसका सही उत्तर ये होगा, 1 और 2। आइए व्याख्या देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के नियम प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं तथा यह विधिक संस्थाएं हैं, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संविधानेतर एवं विधितर संस्थाएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। ए संविधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर भी होगा, संसदीय कानून द्वारा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय
पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, जिसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। बी, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसमें हमारा सही उत्तर ये होगा, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? पहला, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 तथा 2, डी ना तो 1 ना ही 2। इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, दोनों 1 तथा 2। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? ए 8 अगस्त 1993, बी 8 अगस्त 1994, सी 8 अगस्त 1995, डी 8 अगस्त 1996। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 8 अगस्त 1995। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262। बी, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सी, नदी बोर्ड एक्ट 1970। डी, राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो इसका सही उत्तर सी होगा, नदी बोर्ड एक्ट 1970। आइए व्याख्या देखते हैं। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? ए, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य। बी, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य। सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। डी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी, शिवरामन तथा SR सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्याय तथा 247 अनुशंसाएं की गई थीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य नहीं था? ए, वी शंकर। बी, के हनुमंतैया। सी, डॉक्टर SR सेन। डी, OV अलगेसन। तो इसका सही उत्तर सी होगा, डॉक्टर SR सेन। सरकारीय आयोग के अन्य सदस्यों में बी, शिवरामन तथा SR सेन शामिल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसने
केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1987, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा सही उत्तर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1988 में जमा किया था। इस प्रकार इसमें हमारा कोई विकल्प मेल नहीं खाता, सही उत्तर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से, डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कभी कथन ए तथा दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन ए, सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण, जिस राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। ए, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इसमें हमारा सही उत्तर सी होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ है तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? ए पुंछी आयोग, बी सरकारी आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी मोइली आयोग। इसका सही उत्तर बी होगा, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान में के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी कोठारी समिति, डी सरकारी आयोग। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सरकारी आयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ए सरकारी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, डी पुंछी आयोग। तो इसका सही उत्तर सी होगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। व्याख्या देखते हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, कारण आर। कथन, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। कारण, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों अपनी जगह सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यदि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार
राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसमें हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या और आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं अनुपालन सुनिश्चित रहे। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो इस ऑप्शन ए अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 356। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा अनुच्छेद 257। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ए भाग 10, बी भाग 11, सी भाग 12, डी भाग 13। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा भाग 12। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ए अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर बी होगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 संघ और राज्यों के मध्य राजस्वों का वितरण के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनरावलोकन हो और समायोजन किया जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जाना तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ए अनुच्छेद 268, बी अनुच्छेद 269, सी अनुच्छेद 270, डी अनुच्छेद 271। तो इसका सही उत्तर सी होगा अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 का में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क ए पहला राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, दूसरा का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक तथा दो, डी दोनों में से कोई नहीं। इसमें हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। व्याख्या देते हैं। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं यथा संघ सूची की प्रविष्टि 91 वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया और गृहीत किया जाता है किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर पहला संघ द्वारा लगाए जाते हैं, दूसरा राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल एक। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल हैं। प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया गृहीत किया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित संग्रहित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर एफटीटी वर्ष 2004 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? ए आयकर, बी भू राजस्व, सी निगम कर, डी जीएसटी। इसका सही उत्तर बी होगा, भू राजस्व। भू राजस्व संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में राज्य सूची की प्रविष्टि 45 भू राजस्व, जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण है के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है तथा इसे पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, डी हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। इसका सही उत्तर होगा बी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूत कर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूत देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से ही भारत सरकार की प्रत्याभूत पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनिदेशित करता है? ए वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी अंतरराज्य परिषद, डी भारत का संविधान। इसका सही उत्तर डी होगा, भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी न्याय मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर ए होगा, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपर्युक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे के संबंध में सिफारिश करता है। नहीं, घरे हाँ।
अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? ए निगम कर, बी मरणोपरांत संपदा शुल्क, सी उत्तराधिकार शुल्क, डी व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्यों को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों को करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपये के स्थान पर प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ए 19(1) डी, बी 301, सी 301 एवं 307, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, 301। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम आपात उपबंधों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।